हमारी टीम ने बेस्ट फॉर हिम में एक सर्वे भी किया था वेयर वी आस्क्ड पीपल, इवन गाइज न्यू हु इज द डॉक्टर फॉर वुमेन, बट व्हेन वी आस्क्ड बोथ गाइज एंड गर्ल्स अबाउट हु इज द डॉक्टर फॉर मेन, नोबडी हैड एन आंसर ऑनेस्टली। इंडिया में पॉर्न बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आई थिंक हमारे ऑडियंस के पास कोई और तरीका नहीं है सेक्सुअल डिस्कशंस करने का या सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को समझने का। डज पीनस साइज मैटर्स और क्या इसको इंक्रीज करा जा सकता है? देखिए कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। होता है भाई, होता है। कौन कहता है नहीं होता? वो अलग बात है, वो कोने में जाके रोता है। या दैट्स ट्रू। तो इसीलिए आज हम अनकवर करेंगे काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ मेंस रिलेटेड जिन्हें कहने में फियर ऑफ जजमेंट की वजह से आदमी लोगों से शेयर नहीं करता, डॉक्टर से शेयर नहीं करता, अपने पार्टनर से शेयर नहीं करता। और ये सारे फैक्ट्स और मिथ्स हम आज अनकवर करेंगे इस एपिसोड में विद डॉक्टर रमन। डॉक्टर रमन इज़ अ यूरोलॉजिस्ट, रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट एंड एन एंड्रोलॉजिस्ट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता सर, सो लेट मी टेल यू बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि जस्ट एज वी फीमेल्स हैव गायनोकोलॉजिस्ट फॉर आवर इश्यूज़, वैसे ही मेल्स के लिए एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं मेल रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। In fact, Dr. Raman has been rewarded with so many awards for his works, and he has been 5 times gold medalist in urologist. And also, Dr. Raman is National Secretary of Men's Health Association of India. So, welcome Dr. Raman on our first episode of Thoda Naughty, Thoda Nice. So before we get into the conversation, sir, थोड़ा नोटी और थोड़ा नाइस के थ्रू हम लोग एक्चुअली सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो अवेयरनेस है, जैसे रेखा टोल्ड कि लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते या उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटीमेसी, रिलेशनशिप्स, इनके बारे में बात नहीं करते, तो उनको अनकवर करना चाहते हैं, उनको लेके अवेयर करना चाहते हैं, एंड दैट टू थ्रू ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस, राइट। एंड मुझे लगता है कि आपसे बेस्ट सोर्स अभी हमारे पास तो था नहीं, क्योंकि आप सर नेशनल जो 3 गाइडलाइंस होती हैं, जैसे मेल इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड सर थर्ड गाइडलाइन इज बेसिकली एक मेंस हेल्थ की जनरल गाइडलाइंस है विद मेड फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ इंडिया व्हिच इज द MHSI। एग्जैक्टली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 गाइडलाइंस सर ही बनाते हैं, एंड देन अदर डॉक्टर्स उसको फॉलो करते हैं, एंड देन उनके थ्रू उनके पेशेंट्स उनको फॉलो करते हैं। सो सर, इसके अलावा आप बेस्ट फॉर हिम, जो आप एक मैगज़ीन, एक जहाँ पे आप कंटेंट रन करते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को अवेयर करते हैं इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को लेके, एंड आई थिंक यू आर ऑन ए मिशन कि आप इन सारी चीज़ों को लेके इन सारे मिथ्स को अनकवर करते हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जनरल पब्लिक तक पहुँचाए, राइट। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं सर कि आप इस मिशन में अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं, और आपने, आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर भी एक जो बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी दे चुके हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं। सो सर, उस जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि आप किस तरीके से लोगों को हेल्प कर रहे हैं। राइट, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आई थिंक डॉक्टर रेखा ने भी अनकवर किया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ यूरोलॉजिस्ट एंड एन एंड्रोलॉजिस्ट। और एक्चुअली हमारा जो सेक्सुअल हेल्थ है फॉर मेन, ये काफ़ी एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है एज ऑफ नाउ। आज एक पुरुष को अगर प्रॉब्लम है, सो ही इज़ नॉट श्योर कि एग्जैक्टली जाना किस डॉक्टर के पास। इनफैक्ट हमारी टीम ने बेस्ट फॉर हिम में एक सर्वे भी किया था वेयर वी आस्क्ड पीपल दैट हु इज़ द डॉक्टर फॉर वुमेन, एंड मोस्ट ऑफ देम न्यू, even guys knew who is the doctor for women, but Right. when we asked both guys and girls about who is the doctor for men, so nobody had an answer honestly. So in that space, again, when we talk about educational qualification, so the private parts of a man, they are best dealt by a urologist. Isliye scientifically, so to say, the doctor who has the most knowledge of those areas disease wise is supposed to be urologist, jisme again the urologist can train further, or he can gain experience by seeing the same diseases around men, and then he becomes an andrologist. So in the basic training of urology, every urologist knows about andrology, but then some urologists would give more time to this particular domain, and then they would basically be practicing more of andrology, so they'll become an andrologist. Okay. So एक andrologist is going to look at infertility issues around men, जैसे कि
यू नो आजकल सोसाइटी में होता है कि इफ देयर इज नो बेबी देन एवरीवन विल टेल द फीमेल कि भाई Right. तुम लोग कुछ करो, जैसे Exactly. सिर्फ उनकी गलती है. बट टू बी ऑनेस्ट अबाउट 50% ऑफ infertility in a couple, yani agar ek you know there's a man and a woman, then both of them contribute equally. 50% comes from the man also. Right. So now who does you know the man see? So basically then it comes the role of an andrologist. Similarly, if there's a problem around you know sexual problems like erectile dysfunction or maybe early ejaculation or maybe sometimes not desiring to have intercourse or delayed ejaculation, the ejaculation is not happening at all, or foreskin issues, or you know a lot of diseases around those parts, prostate infections, prostate enlargement. So then basically that is also something that they have to see an andrologist for, or even a urologist for that matter. एंड ये सब डिजीज हम कवर करते हैं. सो व्हेन आई वेंट इनटू द जर्नी तो फिर देन लॉट ऑफ मेन ऑफ कोर्स कम टू माय ओपीडी एंड उनके कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं. राइट. बट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट जस्ट you know sexual problems or infertility or urine problems. I found out there is a bigger picture to it. In general, another problem is that men are not sharing their problems because the society has been structured in such a way कि वो कर नहीं पा रहे हैं somehow, right? So then realizing that need, we thought that we should talk more about it, and any amount of efforts done are less. तो मैं तो जो कर पा रहा हूँ, I think that's just a drop in the ocean, and that's why you know there's need कि ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करें. Of course. तो सर क्या जो ये हमारी सोसाइटी है, इट इज़ अ यू नो मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो क्या इसी वजह से एक जो परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है स्पेशली मेल्स में, तो सर इस पे आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल है या फिर ये रहता ही है? मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, या अपने दोस्तों को, या मतलब जो एक जब भी वो कोई ऐसा एक्टिविटी प्लान करते हैं या मे बी किसी की नई नई शादी होती है, तो वो एक परफॉर्मेंस एंजाइटी में हमेशा रहते हैं. सो व्हाट इज़ इट सर? आपने कभी एग्जाम तो दिया ही होगा, आई एम श्योर. तो जैसे कि आपको पता है कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू परफॉर्म वेल देयर. तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी इज अ नेचुरल थिंग, राइट? बट जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे फिर एग्जाम देने ही नहीं जाते. एग्जैक्टली. क्योंकि भाई सर हमको बहुत डर लग रहा है, या फिर उनको किसी को पेट दर्द होने लग जाता है, किसी को वॉमिटिंग होने लग जाती है, किसी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है ना, हर 5 मिनट में. तो ये दीज आर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, है ना. सो दिस इज ट्रू विद एनी एग्जाम जो हमने पहले कभी नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन हमने कभी फेस नहीं किया है, जहाँ फियर ऑफ अननोन कह सकते हैं. बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि उनका एजुकेशन उसके अराउंड नहीं होता. और वहाँ पे फिर क्या होता है कि अगर उनको एंजाइटी है तो दे डोंट नो कि एक तो उसको डील कैसे करना है. सेकेंडली हमारी सोसाइटी इज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, है ना, बिकॉज और लोगों को भी नहीं पता. तो अब वही है कि एक अंधा दूसरे अंधे से पूछेगा कि इस प्लांट का रंग क्या है, तो आई थिंक उसको जवाब नहीं मिल पाएगा. सिंपली स्पीकिंग इस तरह से ही परफॉर्मेंस एंजाइटी परपेचुएट होती रहती है. कोई अवेयरनेस का इनिशिएटिव नहीं लेता. एंड देन ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि दे हैव नो एक्सपोजर टू इट, इन द सेंस कि हमारी सोसाइटी भी कल्चरली थोड़ी टाइट है, एंड यू नो मेनी थिंग्स आर नॉट अप्रिशिएटेड इन आर पर्टिकुलर कल्चर. इस वजह से भी थोड़ा सा इसका रोल ज़्यादा. बट आई थिंक दिस इज एन ईजी प्रॉब्लम टू डील विद बाय जस्ट क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस एंड मेकिंग पीपल फील दैट इट्स नॉर्मल, है ना. बिकॉज उसके साथ जो उसको जज कर दिया जाता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर वी ट्राइड इट, द पर्सन सेड दैट यू आर नॉट एबल टू डू इट, एंड नाउ अब मुझे सच में प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑफ द फीमेल पार्टनर सेइंग सो. सो नॉट जस्ट द मेल, इवन द फीमेल पार्टनर हैज़ टू बी यू नो अवेयर अबाउट दिस कंडीशन कि आप बिलिटल नहीं कर सकते आदमी को इसके अराउंड अगर वो उस समय परफॉर्म नहीं कर पा रहे. तो इट्स कंप्लीटली ओके. व्हिच मींस यू आर सेइंग कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी इंटरलिंक्ड है परफॉर्मेंस एंजाइटी से. सी बेसिकली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो एक टर्म है, ये इसकी एक डेफिनेशन बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में. ओके. बट कई लोग जैसे पेशेंट्स आते हैं कहते हैं सर 15 मिनट ही हो पाया, तो वो भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मान लेते हैं लोग उसको. ओके. सो बाय डेफिनेशन ऑफ इट एनीथिंग लेस देन 2 minutes कैन बी कंसिडर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसमें टिपिकली स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है कि 1 minute से भी अगर कम होता है देन ओनली वी शुड बी यू नो टॉकिंग अबाउट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन. उसमें फिर देन देयर आर वेरियस सिवियरिटीज. किसी को सेकंड्स में हो जाता है, पार्टनर को देखने से हो जाता है, या किसी को 10 to 15 seconds या 30 seconds में हो जाता है. तो उनके अलग अलग ग्रेडिंग के हिसाब से देन थिंग्स गो. तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हैज़ अ लॉट टू डू विद स्ट्रेस एज वेल. अगर आप बहुत टेंशन में हैं तो द प्राइमरी हार्मोन विच इज सेरोटोनिन, विच इज रेगुलेटिंग दिस टाइमिंग, वो काफ़ी इफेक्ट हो सकता है इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड. एंड इनिशियली तो आई थिंक इट विल बी नॉर्मल फॉर इवन एनी पर्सन टू यू नो ejaculate early.
सो आई थिंक उसको एकदम से बीमारी कह देना, बिकॉज एक्सपोजर नहीं है लोगों का, तो उनको 1-2 चांस मिल रहे हैं, उसी में वो अपने आप को सेल्फ बीमार डिक्लेयर कर दे रहे हैं। Exactly. तो काफ़ी सारी सोसाइटी तो इसलिए बीमार है क्योंकि वो बस हाँ, ऐसा मान रही है कि वो ऐसा बीमार मान है, रही है, right. या कई लोग जिन्होंने जो अभी तक लड़ाई में गए नहीं वो पहले ही हार चुके हैं ये सोच के कि भाई हम तो नहीं लड़ पाएंगे, है ना। तो सर यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला ये कि ये जो टाइमिंग का एक फंडा रहता है ना, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं, हमें भी आते हैं जब हम कस्टमर से अपनी बात करते हैं कि ये एग्जैक्ट टाइमिंग का फंडा क्या है और ये कितना होना चाहिए, पहला। और दूसरा कि कितनी फ्रिक्वेंसी में हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें एक मेल को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। राइट। देखिए इसमें काफ़ी सारे स्टडीज़ हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में हो रखे हैं, बहुत देशों में बहुत अलग अलग पॉपुलेशन में स्टडी किया है। तो ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास इंडियन सब पॉपुलेशन का कोई एग्जैक्ट डेटा है, बट ओवरऑल अगर हम डेटा की बात करें सो एनीवेयर बिटवीन 3 to 11 मिनट्स ये डेटा आया है। तो ऑन एन एवरेज 2 to 5 मिनट्स का हम कहते हैं इंडियन पॉपुलेशन के लिए, इफ़ दे कैन हैव एन इंटरकोर्स फॉर अबाउट 2 to 5 मिनट्स, तो वो PME के कैटेगरी से बाहर है। फिर चाहे वो खुद को कितना भी सुपरमैन माने कि भाई हमें आधा घंटा ये सबकी अपनी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस भी है, बट दिस इज द साइंटिफिक फोरप्ले आल्सो। नो, दिस इज पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स की बात करें, पेनिट्रेटिव इंटीमेसी की बात करें, फोरप्ले का कोई इसमें रोल नहीं है ना। सो दिस डेफिनेशन ओनली वर्क्स अराउंड पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स, जिसमें हम इंट्रावजाइनल लेटेंसी टाइम की बात करते हैं, जिसमें हम पेनिट्रेट करने के बाद कितनी देर तक अंदर रह पाते हैं, उसके अराउंड ये डेफिनेशंस होती हैं। दूसरी बात आपने कही कि कब हम जाने कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो अगेन इसके लिए कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं है कि 1 बार में माने 2 बार में माने, बट आई वुड से कि जब आपको लगे कि आपने यू हैव गिवन एनफ नंबर ऑफ टाइम्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रिकरिंग थिंग विद पर्टिकुलर पार्टनर वेयर यू फील दैट नाउ यू नॉट स्ट्रेस्ड एनी मोर, है ना। राइट। तो फिर भी अगर आपको ऐसा रहता तो आई थिंक आपको एक बार एक एंड्रोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। ओके ना। सो एक चीज़ तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अभी एक अब बात तो आपको पता चली गई होगी कि आपको जब भी कुछ सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड इशू आए तो आपको अभी यू हैव टू सी अ एंड्रोलॉजिस्ट, क्योंकि सर हमने भी एक्चुअली अभी तक वही ऐड देखे हैं जो दीवार के ऊपर लिखा रहता है कि सेक्स रोगी मिले, पर एग्जैक्टली लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो थैंक्स, आपने एटलीस्ट आज की पॉडकास्ट के थ्रू ये तो पता चला कि अगर सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो वो मेंस को तो वो किसके पास जाना है। राइट। तो सर आप मतलब काफ़ी सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं जिन्हें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वो आपसे अपना इमोशनल भी शेयर करते होंगे, फिज़िकल तो ऑब्वियसली वो करने आते ही हैं। तो क्या इन सारे इश्यूज़ की वजह से जो रिलेशनशिप होती है, जो मैरिड लाइफ होती है या जो आपस का रिलेशन है, क्या वो भी मतलब एक काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये तो एक इनसे कि जहाँ आगे वहाँ धुआं है ही, है ना। तो इट गोस टुगेदर, है ना। तो ऑफ कोर्स अब क्या है कि पार्टनर इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ फ्यू थिंग्स, है ना। राइट। बट दी ओनली थिंग इज कि क्योंकि डिस्कशन नहीं हो पाता है इसके अराउंड, आई थिंक कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी मैरिजेस अरेंज्ड हैं जहाँ पे रिलेशंस धीरे धीरे करके यू नो थिंग्स ओपन अप। तो वहाँ पे तो कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनकी 11-11, 12-12 साल से शादियाँ हैं, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू कंज्यूमेट द मैरिज, जिसको कॉन्ज्यूमेशन कहते हैं, यानी कि आप सक्सेसफुली एक इंटरमेसी एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। इसको हम इन आर मेडिकल टर्म बोलते हैं कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज। तो बहुत लोगों की मैरिज ही कंज्यूम नहीं हो पा रही होती है ना, बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल फैक्टर्स, है ना। और वहाँ पे बिकॉज ऑफ द टैबू एसोसिएटेड या पता नहीं होता किससे मिलना है, तो वो फिर चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर पाती। तो सर यहीं पे एक मैं क्वेश्चन ऐड करूँगा, जैसे आपने बोला कि आप ऑब्वियसली मेल इनफर्टिलिटी में काम करते हैं, और जिस तरीके से जब इनफर्टिलिटी का इशू आता है, अभी नहीं पता वो मेल है या फीमेल है, लेकिन हम फीमेल को उसका एक रीज़न मान लेते हैं। तो जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं या इंटीमेसी रिलेशनशिप्स हैं, उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि मेल का तो थोड़ा ईगो बड़ा होता है, तो उसमें भी कल्प्रिट फीमेल्स को मान लिया जाता है। तो एक रिलेशनशिप में ये किसकी वजह से हो रहा है, इसको पता कैसे कर सकते हैं? राइट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होती है कि वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म दी सेक्शुअल एक्टिविटी। राइट। जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस की वजह से ये नहीं हो पा रहा होता है। या तो फीमेल पार्टनर जो है वो इतने अकोमोडेटिव नहीं है, जिसको हम वेजिनिस्मस कहते हैं। दैट मीन्स कि उनका पेल्विक फ्लोर स्पैज्म में जा रहा है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है। दी अदर काउंटर पार्ट टू इट इज़ द मैन, जिसके अंदर वी कैन से कि उनकी जो हार्डनेस है वो सफिशिएंट नहीं है कि उस पर्टिकुलर प्रेशर को बियर कर पाए जो फीमेल पेल्विक फ्लोर ऑफर कर रहा है,
या Okay. जो फीमेल ऑर्गन्स ऑफर कर रहे हैं. सो इन दोनों में मिसमैच होने से यूजुअली देयर वुड बी थिंग्स, बट देयर आर मेनी अदर्स फैक्टर्स अराउंड इट. जैसे कि कई बार ऐसा हो सकता है दैट इट कैन ऑल्सो बी PME, यानी जो मेल है उन्होंने स्टार्ट किया बट दे इजैकुलेटेड, तो वो इरेक्शन चला गया. राइट. नाउ वी वुड कॉल इट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन. वो एक ग्रे एरिया हो जाता है. इसमें द बेस्ट वे टू डिसाइड इज टू मीट a doctor, Okay. an andrologist, and explain the problem and then decipher it out. Ah. Other problems can also be due to lack of lubrication. Foreplay नहीं हो पा रहा है, but then everybody just wants to do it कि भाई एक टाबू बन गया है कि होना चाहिए. कई लोगों को लगता है फर्स्ट नाइट पे होना चाहिए, दैट्स मैंडेटरी. इस तरह के बहुत सारे मिथ्स हमारे साथ हैं जो हम लेके घूम रहे हैं सोसाइटी में. तो लुब्रिकेशन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स when there is so much dryness तो दोनों को ही पेन होता है, तो then it cannot happen. Right. Similarly छोटी सी प्रॉब्लम foreskin को लेके इशू, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि foreskin has to be pulled back या वो Okay. क्लीन रहनी चाहिए. तो बहुत लोगों का foreskin बहुत टाइट होता है, इसको हम phimosis कहते हैं. Okay. Now, जब इरेक्शन आता है and then the foreskin has to be pulled back, तो वो Right. पुल होते समय पेन होता है, तो then again the male factor comes in कि वो they will lose the erection या they will avoid the act, है ना. Right. इस तरह के शॉर्ट फ्रेनुलम होना, इस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे इश्यूज हैं विच कैन ऑल लीड टू दिस, है ना. So- बहुत लोगों को तरीका ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे करना है. सो आई थिंक अभी तो बहुत ग्रास रूट लेवल से ये एजुकेशन देना स्टार्ट करना ज़रूरी होने वाला है. एंड सर जैसे STDs वगैरह होती हैं, बिकॉज फीमेल्स का जब हम बात करते हैं तो उसमें हम STDs की बात करते हैं. क्या मेल्स में भी स्पेसिफिकली मेल्स रिलेटेड STDs होती हैं, एंड व्हाट आर द वेज मतलब जिससे कि अवॉइड किया जा सकता है? सी STDs जो टोटल नंबर ऑफ डिजीज हैं वो तो दोनों में सेम ही है ना. उनके मैनिफेस्टेशन अलग अलग होते हैं. Okay. ओके. बिकॉज फॉर द फीमेल्स कई बार वो डिस्चार्ज की फॉर्म में आता है, कई बार हाँ. रैशेज अल्सर्स की फॉर्म में आता है. फॉर मेन भी बहुत बार वो डिस्चार्ज की फॉर्म में आता है, कई बार वो सिंगल सॉलिटरी रैशेज की फॉर्म में आता है, बट बहुत बार सिर्फ इंग्वाइनल नोड्स यानी कि ग्रॉइन में कुछ गांठें बन जाती हैं, उससे पता लगता है. तो जो कॉमन STDs होते हैं यूजुअली उनका पता हमें तब लगता है जब कोई ना कोई फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज होने लगता है, या तो वाइट डिस्चार्ज या येलोइश डिस्चार्ज या कई बार ग्रीनिश डिस्चार्ज हो सकता है यूरिन के पैसेज के थ्रू. और यूरिन करने में बहुत बर्निंग होती है. कई बार रैशेज हो जाते हैं, तो यूजुअली छोटे छोटे मल्टीपल रैशेज भी हो सकते हैं या एक बड़ा सिंगल रैश भी हो सकता है. Okay. या कई बार जैसे मैंने कहा कि ग्रॉइन में कुछ गांठें हो सकती है. तो ऐसे कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो आई थिंक सबसे पहले रिपोर्ट करना यहाँ चाहिए. पे अगर एक मेल है और उसको क्योंकि ये लेट्स से मुझे ही नहीं पता ये वाला चीज़ कि मेल में भी वाइट डिस्चार्ज होता है, राइट? यूरेथ्रा के थ्रू, हाँ, यूरिन के रास्ते के हम साथ. कुछ ऐसे 3 से 5 सिम्टम्स जिसमें कि मतलब इमीडिएटली उसको ये पता होना चाहिए कि नाउ ही हैज टू सी एंडोलॉजिस्ट, राइट? तो ऐसे कुछ 3 से 5 सिम्टम्स आप बता सकते हैं, हाईलाइट कर बिल्कुल. सकते हैं. सबसे पहले तो अगर आपको यूरिन में बर्निंग होने लगे, क्योंकि हो सकता है कि वो STD ना हो बट एक UTI हो जाए, Right. है ना. ये फीमेल्स में बहुत ही कॉमन होता है, इसको हम Yes. हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं. तो अगर आपको यूरिन में बर्निंग होने लग जाती है, या फिर आपके कोई डिस्चार्ज यूरिन के पाइप के थ्रू आ रहा है, या फोरस्किन के अराउंड या उसके आसपास से आ रहा है. ओके. तीसरा चीज़, अगर आपके कोई रैशेज आ रहे हैं, है ना. रैशेज कई बार छोटे छोटे होते हैं जो 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, बट रैशेज जो परसिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रैशेज क्रॉप्स में आ रहे हैं. ओके. और चौथा, अगर आपका कोई गांठ या कोई ग्रॉइन में आपको कोई लम्प सा फील हो रहा है ना. अब इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत बार कुछ माइनर STDs भी होते हैं, जैसे कि खुजली होना उस एरिया में, Right. प्राइवेट एरियाज़ में, है ना. तो उसमें हम कई बार लाइस कह सकते हैं, वो ट्रांसमिट हो जाती हैं. कई बार फंगल इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो जाते हैं, है ना. फोरस्किन पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं. तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं. इचेस, डिस्चार्जेस, रैशेस और बर्निंग इन यूरिन. इस तरह का कुछ अगर लगे तो डेफिनेटली इफ दे नीड टू सीक जस्ट फॉर कंफर्मिंग. एंड पार्टनर से ज़रूर पूछें क्या उनको भी कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, या उनके पार्टनर्स तो नहीं, अगर पूछ सकें तो जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि उनको STD आया हो. ओके. तो ये हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं सर, या ये फिर मतलब ये कहाँ से STDs बेसिकली एक इंसान को होने के जैसे जुकाम कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, हाँ, है ना. तो इट्स अगर काइंड ऑफ वायरस. सो STDs के अंदर सभी तरह की चीज़ें होती हैं. वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और कभी कभी फंगल इन्फेक्शंस, इवन पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं ना. तो ये अलग अलग तरह के पैथोजेंस हैं हम कह सकते हैं. तो ये सभी STDs कर सकते हैं. बट हाइजीन की जैसे आपने बात की, तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स बैरियर प्रोटेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. पार्टनर से खुल के बात कर पाना इसके अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप इतने
इंटीमेट हो रहे हैं तो आई थिंक ये एक राइट है। राइट। कंसेंट जैसे लेना इंपॉर्टेंट है वैसे ही ये सब इन्फॉर्मेशन लेना भी इंपॉर्टेंट है, इसमें माइंड नहीं करना चाहिए ना पार्टनर्स को भी। और अगर कुछ ऐसा है जिसमें वो डाउटफुल है तो उनको डिक्लेयर भी करना चाहिए, मुझे लगता है दैट इज़ बीइंग राइटियस। जैसे आप बोलते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है ना, और लोगों की हेल्प करना अच्छी बात है, ऐसे ही टू बी अ गुड ह्यूमन आई थिंक एंड व्हेन यू आर गेटिंग सो क्लोज है ना, तो आपको ये चीज़ें डिक्लेयर ज़रूर करनी चाहिए। बट जहाँ डिक्लेयर नहीं हो पा रही है वहाँ पे मैन शुड टेक केयर ऑफ देयर सामान का खुद ध्यान रखना चाहिए यात्री को, तो उसके लिए वो कुछ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी उनको सिंपैथेटिक होना चाहिए, है ना, अपने प्रोटेक्शन को खुद ही डिस्पोज करना चाहिए, है ना, और अपने पार्टनर को गाइड करना चाहिए कि आप इंटरकोर्स के बाद यूरिन कर लें ताकि उनको कोई इन्फेक्शन उनसे ना हो, है ना, और बताना चाहिए, टच में रहना चाहिए, अगर कुछ सिम्टम लगे तो आपस में वो बात करने लायक हो, ऐसे के रिलेशनशिप में ही तो आना सर चाहिए। ये क्या कोई आफ्टर केयर रूटीन भी होता है लाइक? देखिए आफ्टर केयर रूटीन एज सच अगर हम कहें तो बड़ा सिंपल है, एक जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करने का, कि फीमेल्स शुड गो एंड वॉश, है ना, जिसको डूशिंग बोलते हैं, एंड दे शुड पास यूरिन। ऐसे ही इफ मैन कैन ऑल्सो दे शुड ऑल्सो पास यूरिन एंड गो एंड वॉश विद सिंपल वाटर। इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई नहाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत सोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वाटर से भी अच्छे से रिंस कर लेते हैं टिपिकली इट डज द ट्रिक। बट ऐसा नहीं कि इससे आप STD प्रिवेंट कर पाएंगे, है ना, इससे आप जनरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे। STD प्रिवेंशन के लिए तो यू हैव टू यूज़ अ बैरियर। एग्जैक्टली। बट सर मेरा एक और सवाल है कि कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस हो जाती है, प्री प्लान नहीं होती है, और उस केस में आप मे बी रेडी नहीं होते हो और ये सारी हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हो, तो उस केसेस में हमें कैसे प्रिकॉशंस लेनी है, क्या चीज़ें कर सकते हैं उन सब चीज़ों में? ये एक आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि स्पॉन्टेनियस हो सकता है, राइट, बट देयर इज़ नो वे आउट ऑफ प्रोटेक्शन, है ना, फॉर एनी ऑफ देम, बिकॉज प्रेगनेंसी तो फिर भी हो सकती है, है ना, और STDs भी फिर भी हो सकते हैं। तो आप इनको सिर्फ हाइजीन मेंटेन करके STDs को अगर मैनेज कर पाते तो ऑफ कोर्स देन देयर वाज नो नीड ऑफ कॉन्डम्स एज सच, है ना। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ वे आउट, एंड आई डोंट वांट द ऑडियंस टू टेक अ मैसेज के बिना प्रोटेक्शन के कोई वे आउट है, देयर इज नो वे आउट। वेरी दोनों को रिस्पांसिबल होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अगर आपके पास नहीं है तो देन द अदर पार्टनर शुड बी कैरिंग इट, या फिर उस तरह से आप मैनेज करें कि satisfy yourself in other ways, है ना, rather than penetrative intimacy. Exactly. Right. So sir, like females we have a direct relationship of hormones और mood, वो होता है बेसिकली, उसका इफेक्ट भी सेक्सुअल लाइफ पे पड़ता है। सो क्या मेल्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं जिनका मूड पे इफेक्ट होता है, या मूड स्विंग्स होते हों, एंड इफ़ दैट इज़ तो उसको वो कैसे, क्योंकि मेल्स शेयर नहीं करते, तो हाउ इज दैट, कैसे आइडेंटिफाई होता है, या क्या उसमें? अच्छा है आपने क्वेश्चन लिया। फीमेल से तो पता चल जाता है, जैसे मैं आज सुबह ही मेरा इनकाउंटर हुआ है, यही सेम ही तो मुझे खैर मैं समझ गया क्योंकि ये तो होता ही है, मूड स्विंग हो गया कि ओके, तो मैं समझ गया कि ओके पीरियड्स आने वाले हैं, लाइक दैट। अब ये चीज़ हाँ, ये एक बदकिस्मत है कि ऐसा आदमी के साथ को पीरियड्स करके कोई एक पूर्ण विराम नहीं लग सकता, बट ये धारणा बिल्कुल गलत है कि मेन आर ऑलवेज रेडी फॉर इट, है ना। आई थिंक एक तो एक मैसेज हम अगर नॉट द रेडी, बट शी इज आस्किंग कि मतलब हमारा क्वेश्चन है कि मूड स्विंग्स जो है जैसे फीमेल में चेंज हो जाते हैं, अब मेल्स में भी क्या इसी तरीके से? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, दैट इज आल्सो क्वेश्चन। हाँ, सो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताना होगा कि आदमी हमेशा रेडी नहीं होता सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, एंड नॉट एवरी मैन कैन नॉट डू इट विद एनी वुमेन, है ना। ऐसा अगर कोई मान के चलते हैं वुमेन, तो आई थिंक दैट शुड द मैसेज शुड आल्सो बी क्लैरिफाइड कि हर पुरुष, हाँ, सो बेसिकली उस पर्सपेक्टिव से देखें तो देयर कंसेंट इज ऑल्सो टू बी अप्रिशिएटेड, है ना, कि भाई आपका भी मन है कि नहीं, आदमी से पूछ लेना कोई गलत बात नहीं होगी, है ना। ये फॉर ग्रांटेड लेना कि भाई आपका मन होगा ही, ये भी ठीक नहीं है पहली बात तो। सो ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स उनका भी मन होता है, बट सिंस यू टॉक्ड अबाउट हार्मोन इन पर्टिकुलर, सो हमारे साइक्लिक वेरिएशंस जो टेस्टोस्टेरोन के होते हैं, यूजुअली टेस्टोस्टेरोन पीक्स इन द मॉर्निंग्स, तो बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जिनको मॉर्निंग में ज़्यादा मन करता है इंटीमेट होने का। तो एक सेक्सुअल एक्टिविटी को किस तरीके से प्लान करना चाहिए, उसको कितना % एक्सपीरियंस जोन में रखना चाहिए, यानी कि फोर प्ले को कितना टाइम देना चाहिए, और कितना % टाइम उसको परफॉर्मेंस जोन में रखना चाहिए, यानी कि जो पेनिट्रेशन होता है उस जोन में रखना चाहिए, और किस तरीके से ये बैलेंस करा जा सकता है। प्लस फोर प्ले जोन में क्या कुछ एक फीमेल पार्टनर के लिए है
और क्या कुछ एक मेल पार्टनर के लिए है? क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि फोरप्ले पार्ट इज जस्ट फॉर फीमेल पार्टनर्स। सो इस पे आप थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? राइट। सो सबसे पहले तो आई थिंक हम जिस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी को देखते हैं, है ना, हमारी नज़रिया जो है, आई थिंक वो बदलना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो एक तरह से रिलेशनशिप बिल्डिंग का हिस्सा है ना। Exactly. इट इज़ नॉट टू सेटिस्फाई नीड्स सिर्फ, है ना, ऐसा देखो मानना, आई थिंक इसी वजह से थोड़ा सा टैबू बनती जा रही है ये चीज़। जब हम इसको एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ मान के चलेंगे कि हाँ एक भाई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अगर सिर्फ बैक मसाज भी दे रहा है तो वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी मान के चलो। आप हर चीज़ को पेनिट्रेटिव होने के बाद ही सेक्सुअल मान के चलना इज़ नॉट करेक्ट। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम स्टार्ट ही इससे करते हैं कि यार आप अभी नई सेक्सुअली इंटीमेसी एस्टैब्लिश कर पा रहे तो आप सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करो। ए सेंसेट फोकस टेक्निक बोलते हैं इसको हम। यानी आप पहले एक दूसरे को इरोटिक जोन्स में स्टिमुलेट करो, टच करके देखो कहाँ किसको क्या अच्छा लग रहा है। राइट। सेक्सुअल एक्टिविटीज अबाउट प्लीजिंग द अदर पर्सन, उनको अच्छा फील कराना। Exactly. जो आप हर तरह से करा ही रहे हो एज अ कपल, है ना। अगर आप इनके लिए कॉफ़ी बनाते हो सुबह सुबह Right. ताकि ये अच्छे से उठ पाएँ, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लव, है ना। तो एक तो थोड़ा सा हमें इसको ब्रॉडन करना पड़ेगा Exactly. अपने नज़रिए को। आई थिंक एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं देना चाहूँगा, हाँ. है ना, जिसमें हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो एक्सपीरियंस तो सेक्सुअल एक्टिविटी का 24 घंटे है ना कपल के लिए। एग्जैक्टली। वो तो हमेशा चल रहा है, एक दूसरे की केयर करना, है ना। It's just और not फोर related प्ले to इज ऑल्सो अ performance. फॉर्म ऑफ केयर ओनली, कि आप प्रिपेयर कर रहे हो दूसरे पर्सन को राइट। कि वो क्लाइमैक्स तक जा पाए, है ना। एग्जैक्टली। तो इसलिए अगर आप ऐसे कहो कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, हाँ. तो दिस बिकम्स अ वेरी पर्सनल इंडिविजुअलिस्टिक हाँ. अप्रोच, है ना। जैसा पसंद है आपके पार्टनर को उतने में करना है आपको, एज Right. सिंपल एज दैट, है ना। आपने बहुत ब्यूटीफुली दे दिया इस आंसर को। है ना। बट हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फोर प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर वुमेन, फॉर मैन ऑल्सो, बिकॉज फोर प्ले में प्री कम रिलीज होता है जो कि एक सिक्रेशन ऑफ द यूरिथ्रल ग्लैंड है जो प्रिपेयर करती हैं सीबन को निकलने के लिए। ओके। सो दैट मेक्स द प्लेजर मोर, है ना। तो अगर लगे कि नहीं ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है पुरुषों को, Right. ऐसा लगे तो ऐसा नहीं है। हाँ. एंड देन ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा फोर प्ले में एंगेज करते हैं उन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छे होते हैं। ओके। अच्छा। अगर हम स्टडीज़ हमारे पास कुछ हैं जिसमें हमने देखा कि अगर आप मैस्टरबेट करते हो वर्सेस अगर आप यू आर विद अ पार्टनर और आप अच्छा टाइम दे रहे हो, तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हैपेंस व्हेन यू आर सेक्सुअली एक्टिव। Okay. तो सबसे अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट तो एक दूसरे के साथ पेनिट्रेटिव एक्टिविटी और सेक्सुअल एक्टिविटी और फोर प्ले, इन सब में टाइम एंगेज करना ही है राइट। ना। उसके लिए इंजेक्शंस की और मेडिकेशन की जरूरत नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब जाते ही 2020 भी नहीं खेलना है और टेस्ट मैच भी नहीं रखना है। हम हाँ, वट एवर सूट्स यू, जिस तरह के आप ऑडियंस है हाँ. आप सूट करें। आई थिंक सर ये जो मतलब एक गलत धारणा बनी हुई है, ये मे बी बिकॉज ऑफ क्योंकि इंडिया में पॉर्न बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो उस वजह से भी एक आई माइंड थिंक में हमारे ऑडियंस के पास कोई और तरीका नहीं है सेक्सुअल डिस्कशंस करने का, है ना, या सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को समझने का। But तो आपको इसलिए क्या ये गलत लगता है? मीडियम के थ्रू ही समझ पा रही है हमारी ऑडियंस, है ना। एंड दैट इज नॉट द रियल थिंग। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो वाली बात है कि आप एक हीरो को देख के छलांग मारना सीख रहे हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे सीधे मारेंगे, हाँ. तो आपको भी पता है कि आप दैट इज नीचे नॉट गिरेंगे। रियल। नीचे ही गिरेंगे। यस एग्जैक्टली। तो ये सर जो क्या कुछ ऐसा डेटा है, या आप ऑब्वियसली इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, कि जो पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है वो एक पर्टिकुलर एज में होता है, या फिर एक एज के बाद, या मे बी जिन लोगों को पहले एक पर्टिकुलर एज में 20 to 25 में एडिक्शन होता है लेकिन वो फिर उसके बाद ठीक हो जाते हैं, या फिर ये कभी भी हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, 40 ईयर्स के बाद भी हो सकता है और 15 साल के बच्चे को भी हो सकता है। एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करूँगा। पहले तो डॉक्टर के ना कोई क्लाइंट्स नहीं होते, है ना। डॉक्टर के सब पेशेंट्स होते हैं। राइट सर। और मैं चाहता हूँ कि सब डॉक्टर्स ऐसा ही फील करें। आई Exactly. होप कि ऐसी दुनिया हो कि जहाँ पे कभी भी डॉक्टर पेशेंट को क्लाइंट की तरह ना देखे, है ना। Understand. वो बस एक पेशेंट की तरह ही देखे कि I'll उसको take my प्रॉब्लम words है। back, sir. नहीं बैक नहीं लेना, बस ये भी एक छोटा सा मैसेज ही Yes, sir. है। नहीं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हमारे हाँ. एपिसोड को देख सकते हैं। Exactly. और अनफॉर्चुनेटली बहुत कमर्शलाइज हो गई हैं चीज़ें, है ना। तो आई थिंक क्लाइंट की तरह तो ना देखें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी फिर ये बात जो आपने कही कि कि क्या पोर्नोग्राफी Right. का एडिक्शन का कोई एज है, तो बेसिकली सबसे पहले तो ये होता है कि आप एक्सपोज कब हो रहे हैं, उस पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक है। और आज की डेट में ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि पेरेंट्स तो ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं सर हमारा 8 साल का बच्चा भी देख रहा है ना। सो बेसिकली आई थिंक ये बहुत बड़ा एक इशू बनने वाला है आगे चल के। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि क्या 40-50 पे भी एडिक्शन लग सकता है। सर कभी भी लग सकता है ना। बिकॉज जैसे सिगरेट पीने का एडिक्शन कभी भी लग सकता है। हो सकता है किसी ने कॉलेज में नहीं ली हो, बट भाई जब ऑफिस जाए वहाँ के प्रेशर देखे तो CEO बनने के बाद स्टार्ट करे,
हाँ है ना. तो इट इज़ लाइक एनी अदर एडिक्शन, बट ये है कि इस एडिक्शन का भी बहुत सिग्निफिकेंट हार्म है, स्पेसिफिकली नॉट जस्ट जैसे स्मोकिंग का हार्म भी आपको भी है, पार्टनर को भी जिसके साथ सामने आप स्मोक कर रहे हैं, ऐसे पोर्नोग्राफी का भी हार्म एज अ कपल होता है. तो सर इसमें जो लोग ओके कपल्स के केस में तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, बट जो लोग सिंगल हैं उनको उनके पास मतलब क्या, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसको हाईलाइट करें कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लोग पॉर्न्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और उनका आगे आने वाली लाइफ में उनको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं. राइट. सो अगर मैं मानूँ कि एक किसी को इतना एडिक्शन हो गया वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है ना, यानी जब वो 2 मिनट फ्री होता है वो कहता है चलो यार इधर चलते हैं, है ना. तो इतना ज़्यादा अगर प्रॉब्लम करने लगे कोई चीज़, तो देखिए फिर हम उसको प्रॉब्लम मानेंगे. या आप देखिए ना जगह क्या है, मौका क्या है, आप सीधे खोल के और करने लग जाएं, इसको देखने लग जाएं, तो फिर पब्लिक में फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ें हैं जो पैथोलॉजिकल बिहेवियर में आती हैं, है ना. अगर आप किसी लिमिट में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, तो देखा जाए तो वो एक एक्सेप्टेबल मेडिकल लिमिट है ना. बट जहाँ आप उसके अंदर ऑब्सेस हो रहे हैं, इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, तो आप एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं. क्योंकि क्या है कि सर जैसे दवाई होती है, दवाई भी एक जहर ही है, पर वो कम डोज में है तो वो एक्सेप्टेबल है, हमें फ़ायदा करती है. ज़्यादा डोज में हो रही है तो फिर वो ऑफ कोर्स वो टॉक्सिकेशन कर देगी. तो इसके भी एक छोटा लिमिट है. तो ना तो ऑब्सेसिव होने चाहिए आप इसके लिए कि काम पे ध्यान नहीं हो और यहाँ जाते रहें, ना ये होना चाहिए कि आप इसको कहीं भी बिना सोचे समझे करें, है ना. ना मौका देखें ना जगह देखें, इस तरह की चीज़ों को. और तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि इससे आप कोई हार्म ना करें अपने आप को, कोई गलत तरह की प्रैक्टिस में ना जाएं. बहुत सारे लोग हैं जो केस रिपोर्ट्स की तरह आते हैं, कॉमन चीज़ दी है, बट कोई वायर को यूज़ कर रहा है, कोई स्क्रूज यूज़ कर रहे हैं, या कोई और टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि अनहेल्दी हैं या जो ट्रॉमा कर सकते हैं आपकी बॉडी को. इस तरह की चीज़ों को एंगेज ना करें, है ना. क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि लोगों को, या फिर उनको क्या एक ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी इस मतलब सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड या कुछ भी आपको एडिक्शन है या किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे पहले आप किन सोर्सेज को ट्रस्ट कर सकते हैं और कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए ये एक विडम्बना है कि आजकल हम ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पे हमको पता नहीं कि हमें बेसिकली जो चीज़ सुनने को आ रही है वो ठीक है भी कि नहीं. जैसे मेरी एक अपनी पर्सनल रिसर्च है जिसमें हमने प्रोस्टेट के अंदर यूट्यूब पे जो इन्फॉर्मेशन है कितनी सही है कितनी गलत है उस पर एक रिसर्च की थी, इटालियन जर्नल में छपी हुई है. और उसमें हमें पता लगा कि सिर्फ 40% इन्फॉर्मेशन ही करेक्ट है, 60% इन्फॉर्मेशन गलत है. तो आई थिंक जो हम काफ़ी सारे ऑडियंस इंटरनेट के जरिए, अब हम भी उनको इंटरनेट के जरिए मिले हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट पूरा ही गलत है. तो डबल एजेड सोर्ड है ये, है ना. तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारी गलत बातें भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको गुमराह भी कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ बड़ा एक जंगल है, इसमें आपको बड़ा धीरे धीरे सोच समझ के नेविगेट करना चाहिए. तो इसका बेस्ट तरीका है टू फाइंड द क्रेडेंशियल्स ऑफ द पर्सन जो ये बात कर रहा है ना. और क्रेडेंशियल्स में अब जैसे हमने बताया कि अगर सेक्सुअल हेल्थ की बात हो रही है तो कोशिश करें कि आप कोई क्वालिफाइड हों जो या तो एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट हों या फीमेल साइड पे तो गायनेकोलॉजिस्ट हों. अगर उन्होंने और कोई फर्दर स्टडीज़ की हुई हैं इसके अराउंड तो उनकी वो और भी अच्छी बात होगी. तो जितने क्वालिफाइड लोगों से बात कर सकते हैं. अब सर हम क्योंकि कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि क्योंकि आपके थ्रू एटलीस्ट हमारे कुछ व्यूअर्स को तो इसका बेनिफिट मिले डायरेक्टली, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन है जो हमने सेलेक्ट किए हैं. तो उससे रिलेटेड हम आपसे वो क्वेश्चन करेंगे एंड आप उनका क्विकली एक समरी फॉर्म में आंसर कर सकते हैं. सो सर वन ऑफ फीमेल फ्रॉम आवर कम्युनिटी, उन्होंने पूछा था, जो भी आपने आंसर दिया है, जस्ट आई नीड टू यू टू इलेबोरेट इट, कि हाउ डज मेल ईगो इम्पैक्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी. देखिए क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि प्रॉब्लम, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडीज़ हैं तो सब में डिजीज़ का तो आना लाजमी है ना. कोई भी मशीन जो है बिना ख़राब हुए हम हमेशा 100% काम नहीं कर सकती. अब इशू ये होता है कि जो फीमेल काउंटर पार्ट जब कुछ कहता है या रिएक्ट करता है उस पर, तो वो किस तरह से किया जा रहा है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि फॉर मेन समहाउ सोसाइटी ने वैसे बता दिया कि ये चीज़ ही डिफाइन करती है उनकी मैस्कुलिनिटी को, है ना. तो जब सोसाइटी ने उस एरिया को इतना सेंसिटिव बना दिया है, तो अब मान लो किसी को जल गया बहुत ज़्यादा, तो आप उस पर उंगली तो नहीं रख सकते, है ना. आपको उसको एक जेंटल वे में ट्रीट करना पड़ेगा, है ना. तो ट्रीट करने का तरीका एक, आई थिंक वुमेन विल हैव टू लर्न इट, ताकि
एक सोसाइटी में साथ रह रहे हैं, 2 पहिए एक साइकिल के, दोनों को साथ ही घूमना है ना। Right. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक योगदान आपकी तरफ से हो सकता है अगर हम इसको समझें और बिलिटल ना करें। जैसे मैंने कहा था कि कई बार पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर एक बार एक जने ने मुझे ऐसा कह दिया कि यू नो कि मेरा ऑर्गन का साइज ठीक नहीं है, तब से मैं शादी नहीं कर पाया और मैं 45 साल का हूँ, है ना। तो अब इस तरह की बातें जो हैं वो किसी की ज़िंदगी भी ख़राब कर सकती हैं, है ना, एक आदमी की। तो थोड़ा सा ये सोच समझ के कहने वाली चीज़ें हैं और जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी आई एम श्योर ये चीज़ें और सुलझ जाएंगी। सर एक व्यूअर ने हमसे क्वेश्चन करा है कि नाइट फॉल्स नॉर्मल होते हैं या ये एक डिजीज़ है, और कितनी फ्रिक्वेंसी पे इसको डिजीज़ अगर है तो कहा जाएगा, या फिर ये नॉर्मल होते हैं? देखिए नाइट फॉल एक तरह से सेमाइनल नॉक्टर्नल एमिशंस को कहते हैं, यानी कि अगर बहुत टाइम तक सीमेन को रिलीज़ नहीं किया गया तो कुछ लोगों में ये खुद से ड्यूरिंग दी ड्रीम्स या रेम स्लीप में एजैकुलेशन हो सकता है ना। तो अगर ये कभी कभार हो रहा है, जैसे कि फोर्टनाइट में, मंथ में, या बहुत प्रोलॉन्ग्ड एब्सिनेंस की वजह से हो रहा है, तो दैट्स ओके, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। बट अगर लगता है कि कुछ भी सोचने से, कुछ भी करते हुए, कभी भी दिन में आपको लगता है कि एक वाइट स्टिकी फ्लूइड अंडरगारमेंट्स में निकल रहा है, तो देन ये नाइटफॉल नहीं है फिर, है ना। इसका मतलब ये एक डिस्चार्ज है और ये पैथोलॉजिकल है ना। अब ये प्रोस्टेट के इन्फेक्शंस में, मेल एक्सेसरी ग्लैंड के इन्फेक्शंस में कई रीज़न से हो सकता है, जहाँ पे फिर आइडली इसको दिखाना चाहिए एक एंड्रोलॉजिस्ट को। ओके, ठीक है सर। अगर साथ साथ इसके कोई पेन हो रहा है या इसमें ब्लड दिख रहा है तो भी डेफिनेटली हमें दिखाना चाहिए, रेड फ्लैग है, उसको तुरंत जाना चाहिए। यस सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या डज पीनस साइज मैटर्स, और क्या इसको इंक्रीज करा जा सकता है मेडिसिन के थ्रू? ये भी कॉमन मिथ है, राइट। देखिए ओवरऑल जो स्टडीज़ हुई हैं वो कहती हैं कि थोड़ा बहुत गर्थ से फ़र्क पड़ता है वुमेन को ऑन द प्लेजर, लेंस से देयर इज नो कनेक्शन, है ना। राइट। बट ये समझना होगा कि एक्चुअली फॉर दी वुमेन टू गेट एन ऑर्गेजम उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से ज़्यादा होती है रादर देन वेजाइनल पेनिट्रेशन, है ना। ओके। सो इसलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। बट क्योंकि सोसाइटी ने अगेन शुरू से यही होता है कि भाई लोग इसके थ्रू जज करते हैं, है ना, तो एक तरह से एक पैरामीटर बन गया है ना। और कई लोगों ने इसको ऐसे बना दिया कि आपके पाँव के साइज से रिलेट करता है, कोई कहता है आपके रिस्ट के वेट से रिलेट करता है, कोई कहता है आपके थंब के साइज से रिलेट करता है। तो इस तरह के बहुत सारे मिथ्स सारे हो गए। तो अब ये रियल लगता है, झूठ को 100 बार बोलें तो सच लगने लगता है ना। तो इट डजंट मैटर। अब बात दूसरी आती है कि इसको इंक्रीज करना है कि नहीं। तो जब मैटर नहीं करता तो नहीं करना है। दूसरा कि कैसे कर सकते हैं, सिर्फ सर्जिकल वे में से कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंटरनेट पे मिलने वाले घी तेल या कोई डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो आप एक खतरनाक स्टेप उठा रहे हैं, है ना। तो व्हिच मींस कि ये जो साइंटिफिक लिटरेचर हमारे पास इसके बारे में कुछ नहीं है, और इसीलिए जिस चीज़ के बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसके लिए सारे सॉल्यूशंस होते हैं। एग्जैक्टली। जिस चीज़ के लिए कोई रामबाण इलाज होती है तो फिर वही चीज़ चलती है ना। आजकल बुखार है तो आप पैरासिटामोल ले रहे हैं या 1-2 दवाई और ले रहे हैं। और अगर बुखार का इलाज नहीं होता तो हो सकता है कि यहाँ पे 10,000 तरह की दवाइयाँ होती है सिर्फ बुखार के लिए, है ना। तो विच मीन्स कि जो जितने भी ऑयल हैं, लुब्रिकेशंस हैं या मेडिसिन हैं जो कि ऑनलाइन आजकल इंटरनेट पे मिलती हैं, वो पेनिस साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि लोगों का टाइमिंग्स को लेके 2 हमने डिस्कस भी करी है कि सेक्सुअल टाइमिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है, और मेडिसिन के थ्रू या नेचुरल वे भी हैं इसको इम्प्रूव करने के। देखिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर टाइमिंग उस रेंज में है 2 to 5 मिनट्स में तो आप बढ़ाने की ना सोचें, है ना। बट हाँ कुछ नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बीच में डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को और फिर कंटिन्यू करें, इसको स्टार्ट स्टॉप टेक्निक कहते हैं, या स्क्वीज टेक्निक बोलते हैं। इसमें पार्टनर जो है वो पीनिस को थोड़ा दबा देते हैं ताकि उधर से ध्यान चला जाए इस प्रेशर की तरफ। इस तरह की कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। कई बार कुछ लोग मैस्टरबेट कर लेते हैं पहले सेक्सुअल एक्टिविटी से, तो उससे लेटेंसी टाइम बढ़ जाने की वजह से भी टाइमिंग एक्स्ट्रा मिल जाता है। कई लोग कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, थिक कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि सेंसिटिविटी कम हो जाए, जिससे कि टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। ये कुछ एक्सेप्टेबल तरीके हैं जिससे आप इस पर वर्क कर सकते हैं। अगर आपको बॉदरसम लग रही है तो फिर आइडली एक डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, है ना। और अननेसेसरी इसकी मेडिसिन तो नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे स्प्रेज आते हैं, लिग्नोकेन के स्प्रेज होते हैं जो कि उस एरिया को नम कर देते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है क्योंकि वो नम भी हो जाता है पार्ट, तो फिर आपको क्या कोई उसमें कुछ मज़ा नहीं रहता, है ना। तो ये सब सॉल्यूशंस हैं, टॉपिकल एजेंट्स हैं, बट ज़्यादातर मेडिसिन जो टाइमिंग बढ़ाने की हैं वो माइंड पे काम करती हैं, तो दे कम विद देयर ओन रिस्क्स, है ना। तो वो तो मेडिकल सुपरविजन के साथ ही लेने की सलाह मैं दूंगा अपनी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच सर। अब एक क्वेश्चन मेरा है सर, क्या ऑर्गेज़म मेंटल है?
दिमाग में होता है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल मेंटल है। बट ये है कि हाँ, उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे सेंसेस बनाए गए हैं, Okay. जो विजुअल, ऑडिटरी, टच, डिफरेंट एरियाज के अंदर रिसेप्टर्स भी अलग अलग तरह के बनाए गए हैं। हाँ, तो उससे वो स्टिमुलेट हो सकता है, पर होगा तो अल्टीमेटली माइंड से, है ना। Right. ऐसा कहा जाता है कि सेक्स हैपन्स बिटवीन द ईयर्स, नॉट बिटवीन द लेग्स। Right. और ये बिल्कुल ठीक बात है दोनों फॉर्म ऑफ जेंडर्स के लिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर। आई होप कि आज कुछ लोगों को हेल्प हो, हाँ। और आप भी इसमें जर्नी में चलते रहिए। एग्जैक्टली सर, वी आर जस्ट फॉलोइंग यू, फॉलोइंग योर स्टेप्स, कि हम लोग भी लोगों को कुछ अवेयर कर सकें, और इसलिए आप हमारे सबसे पहले गेस्ट थे कि इट्स माय प्लेजर। ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो एंड आपसे ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास था भी नहीं, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये डायरेक्टली फ्रॉम दी टॉप है, Top जहाँ से authority, सारी हाँ। चीज़ें बनती हैं, एंड देन फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। सो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ भी ऐसी क्वेरीज हैं, तो आप ऑफ कोर्स हमारा पॉडकास्ट तो फॉलो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करा है। साथ में आप सर को फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर रमन को, उनके चैनल को, यूट्यूब चैनल्स भी, आप यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम चैनल भी चलाते हैं, Best और for him के नाम बेस्ट फॉर हिम पे सर बहुत सारा कंटेंट पुश करते हैं रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। सो फॉलो हिम फॉर द लेटेस्ट एंड करेक्ट डिटेल्स, करेक्ट इन्फॉर्मेशंस। एंड सर, थैंक यू सो मच थैंक यू अगेन। सो मच सर। माय प्लेजर, मोस्ट वेलकम।